हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्लाइड पे, आज का हमारा वीडियो क्लास का टॉपिक है प्रशुल्क, यानी जिसको हम टैरिफ भी कहते हैं। इस स्लाइड में एक लेफ्ट साइड में हाउ टैरिफ वर्क्स एक चित्र आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया है, जिससे इंस्टेंट ये चीज़ समझ आ जाए कि किस तरीके से आप टैरिफ को एक ही बार में समझ सकते हैं कि टैरिफ निश्चित रूप से एक कर है, कर का एक प्रकार है, लेकिन यह डोमेस्टिक कर नहीं है। जैसे कि हम अन्य जीएसटी बोलते हैं, या जीएसटी से पहले बिक्री कर, उत्पाद कर, आय कर, ये सब कर के अलग अलग प्रकार हुआ करते थे। अब सारे अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर भारत में एक जीएसटी कर बना दिया गया है। ये वैसा नहीं है। एक्चुअली यह प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल या आधुनिक काल तक इसको तट कर कहा जाता था। तट तट यानी समुद्र का तट। अब उसको तट कर क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्राचीन काल में रोड ट्रांसपोर्टेशन और बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन लगभग ना के बराबर होता था। तो अन्य महाद्वीपों में जाना हो या अन्य देशों में जाना हो तो लोग समंदर के रास्ते से अपना माल लेकर नावों या जहाज़ों में जाते थे, और फिर दूसरे देश के तट पर जब वो उतरते थे, अपना माल उतारते थे, तो वहीं पर एंटर होने से पहले उन्हें एक कर प्रदान करना होता था, जिसे तट कर कहते थे। और तट कर ही प्रशुल्क है, टैरिफ है। तो प्रशुल्क या जो टैरिफ है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा समसामयिक बन गया है, क्योंकि यह टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है स्वतंत्र व्यापार वर्सेस संरक्षित व्यापार, यानी कि फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म से। चूँकि आज कोरोना काल में भी और कुछ राष्ट्रवादी नेताओं की नीतियों की वजह से भी अमेरिका जैसा देश भी स्वतंत्र व्यापार की नीति में थोड़ा कंजूसी बरत रहा है और संरक्षणवादी नीति अपना रहा है। भारत के संदर्भ में देख लें, भारत अमेरिकन व्यापार के संदर्भ में देख लें, तो पिछले 6 महीनों में काफ़ी तनातनी रही है। भारत ने भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स पर आयात कर बढ़ाए, तो रिटेलिएशन यानी कि प्रतिक्रिया करते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने कुछ निर्यातों पर, या हमारे यहाँ से जो वो निर्यात होते हैं और उनके जो आयात होते हैं उन प्रोडक्ट्स पर कुछ करों की मात्रा बढ़ा दी या प्रतिबंध लगा दिए। तो यही उनका चाइना के साथ और यही अन्य कुछ और देशों के साथ भी अमेरिकन सरकार का विवाद चल रहा है। तो हाँ, समझने की बात यह है कि हम प्रशुल्क के बारे में हमारे सिलेबस में चूँकि ये पूरा टॉपिक है, तो हम उसे सैद्धांतिक रूप से पढ़ेंगे। व्यवहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिद्धांत में हमें प्रश्न किस तरह का आता है और हमें लिखना किस तरीके से है, तो हम जो भी अपने विषय में पढ़ते हैं वो सैद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं। तो प्रशुल्क और टैरिफ सिंपली किससे जुड़ा हुआ है? स्वतंत्र व्यापार वर्सेस प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। और जब भी कोई एक देश दूसरे देश से सामान मंगाता है या सामान भेजता है, तो सामान की एक दूसरे देश में एंट्री से पहले जो शुल्क देना पड़ता है उसे प्रशुल्क कहते हैं। यह आयातों पर भी लगाया जाता है और निर्यातों पर भी लगाया जाता है, लेकिन टैरिफ उस तरह का टैक्स है जो सामान्यतः आयातित वस्तुओं पर लगता है। दुनिया के ज़्यादातर देश आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक समिति का गठन किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले देशों के खिलाफ इस में शिकायत की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, प्रशुल्क या टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाए जाने वाला ऐसा कर है जो सामान्यतः 5% तक दर से लगाया जाता था या है, लेकिन किसी भी देश के द्वारा अपने खुद के घरेलू उद्यमों या उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने के लिए
किसी भी हद तक या सीमा तक इसे बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः प्रशुल्क जो है वो आयातित वस्तुओं पर ही लगाते हैं, लेकिन प्रशुल्क जो है वो निर्यातों पर भी कोई कोई देश के द्वारा लगाया जाता है अपने देश हित की दृष्टि से। यदि किसी देश को लग रहा है कि किसी प्रोडक्ट का निर्यात रुकना चाहिए क्योंकि उसके खुद के घरेलू देश में उसकी बहुत ज़्यादा मांग है और वह विदेशों में भी उसकी मांग है, तो अपने घरेलू उपभोक्ताओं के नुकसान पर वह विदेश में भेजना नहीं चाहेगा, क्योंकि घर में उसको अपने जनता का आक्रोश सहना पड़ जाएगा। इसलिए निर्यातों पर भी कई बार प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं और इसलिए निर्यातों पर भी टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, या नहीं लगे हुए थे तो लगा दिए जाते हैं, जिससे निर्यात कुछ हद तक हतोत्साहित होते हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें टैरिफ की, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने इसके इतिहास से संबंधित खुली हुई है। टैरिफ जो है वो आमतौर पर संरक्षणवादी व्यापार नीति, यानी कि देशों के बीच होने वाले व्यापारों को सीमित करने वाली आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है। यानी संरक्षणवादी जो व्यापार नीति है, जो अपने खुद के उद्योगों को, अपने खुद के उत्पादों को, अपने खुद की अर्थव्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने में विश्वास करती है, फ्री ट्रेड का थोड़ा विरोध करती है, इस तरह की आर्थिक नीति से यह शब्द जुड़ा हुआ है। राजनीतिक कारणों से यह टैरिफ आमतौर पर आयातित माल पर लगाया जाता है, हालांकि निर्यातित माल पर भी, मैंने जैसे कि अभी समझाया था कि निर्यातों पर कब कोई देश टैक्स लगाता है, प्रशुल्क लगाता है, उसके कुछ अलग कारण होते हैं। नेक्स्ट है, आजकल की तुलना में अतीत में टैरिफ से सरकारी राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था, क्योंकि प्राचीन काल में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा परिवहन के साधन नहीं थे, तो जो देश थे, अगर किसी का माल किसी दूसरे देश में बिक रहा है और वो उनके पास बंदरगाहों की या जहाज़ों नावों की सुविधा भी है, तो आयात करने वाला देश इसमें फ़ायदे में रहता था, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे यहाँ इनके सामान की मांग है और ये बेचने के इच्छुक हैं, तो मैं अगर टैरिफ के रेट बढ़ा देता हूँ तो भी ये लोग अपना माल यहाँ लेके आएंगे और बेचेंगे। तो ऐसे में राजस्व पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सरकार को आय की दृष्टि से इतिहास में जो है वो टैरिफ ज़्यादा लगाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में जो है कुछ अन्य कारणों की वजह से भी टैरिफ लगाए जाते हैं। जब माल से, अब टैरिफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, मैं हालांकि मैं आपको समझा चुकी हूँ, पर लिखना कैसे है। जब माल से भरा जहाज किसी सीमा पार या बंदरगाह पर पहुँचता है, तो सीमा शुल्क अधिकारी सामग्रियों का निरीक्षण करते हैं और उन सामग्रियों पर टैरिफ फॉर्मूला अर्थात प्रशुल्क सूत्र के अनुसार एक तरह का कर लगाया जाता है, जिसे हम प्रशुल्क या तटकर कहते हैं। टैरिफ के प्रकार, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आ जाता है, कितने प्रकार के प्रशुल्कों के बारे में आप जानते हैं, या कितने प्रकार के प्रशुल्क हो सकते हैं, होते हैं। तो टैरिफ के विभिन्न प्रकार अब आपके सामने जो स्लाइड है वहाँ से शुरू हो रहा है। नंबर 1, यथा मूल्य टैरिफ, है ना, जितनी प्रोडक्ट की प्राइस है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। तो आयात किए जाने वाले माल के मूल्य का एक निर्धारित प्रतिशत होता है, यह यथा मूल्य कर या टैरिफ, जो कि माल पर लगाया जाता है। कभी कभी इससे समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब किसी माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में माना गिरावट आती है, तो टैरिफ भी कम हो जाता है, क्योंकि मूल्य के हिसाब से, एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं इसको, मूल्य के हिसाब से लगाया जाता है। तो यदि उस उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में या कीमत में गिरावट आएगी, तो टैक्स का प्रतिशत भी घट जाएगा और टैक्स यानी टैरिफ से भी, उसमें टैरिफ में भी गिरावट आ जाएगी। तो घरेलू उद्योग जो है प्रतिस्पर्धा के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। इसके विपरीत जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी माल की कीमत बढ़ती है तो टैरिफ भी बढ़ जाता है, लेकिन कीमत अधिक होने पर कोई भी देश संरक्षण में अक्सर बहुत कम रुचि लेता है। यानी कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न हो जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि
आयात पर हम एक दृष्टि से अंधाधुंध टैक्स लगा देंगे तो हो सकता है उस देश को तो कोई और मार्केट मिल जाएंगे, लेकिन वो जब हमारे देश में माल नहीं लाएगा तो हमारे डोमेस्टिक उद्योगों को हो सकता है कई बार उतनी सामग्री या उतनी सप्लाई वो नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे देश की जनता उसकी हानि को भुगतेगी, यानी उन्हें उपयोग या उपभोग के लिए वो सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए कई बार एड वैलोरम टैक्स ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। नेक्स्ट है विशिष्ट टैरिफ। पैसे की एक विशिष्ट राशि का टैरिफ है जो माल की कीमत के साथ बदलता नहीं है, मतलब आपको तो एक लमसम रूप में ये देना ही पड़ेगा। यदि सामान की कीमत कम भी जा रही है, ज़्यादा भी हो रही है, फिर भी आपको एक निश्चित प्रतिशत के रूप में यह टैक्स देना ही पड़ता है। ये टैरिफ तब तक बाजार में होने वाले परिवर्तनों या मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील होते हैं जब तक इन्हें समय समय अपडेट नहीं कर दिया जाता, अन्यथा ये चलता रहता है। जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा विशिष्ट टैरिफ लगे हुए होते हैं, माल आता जाता है और यह एक निश्चित अनुपात में टैक्स निर्धारित हुआ रहता है और वह देश उसको चुकाकर अपना माल हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ले आता है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सरकार को एक निश्चित रूप में आय प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट है राजस्व टैरिफ। जब सरकार सिर्फ और सिर्फ आय प्राप्त करने की दृष्टि से टैक्स लगाए, यानी प्रशुल्क लगाए बाहर से आने वाले सामान पर, तो वह राजस्व प्रकार का टैरिफ कहलाता है। उदाहरण के लिए कॉफ़ी की आयात पर लगने वाला टैरिफ उन देशों द्वारा लगाया जाता है जहां कॉफ़ी की पैदावार नहीं हो सकती है, लेकिन वहाँ मांग बहुत ज़्यादा है। तो सरकार सोचती है कि लोग भी खरीदेंगे, यदि हम इस पर टैक्स की मात्रा बढ़ा भी देंगे फिर भी लोग खरीदेंगे और बेचने वाले देश आके बेचेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम टैक्स की दर बढ़ा भी देंगे तो लॉस नहीं होगा बल्कि राजस्व बढ़ेगा ही। तो इस दृष्टि से भी कई बार टैक्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है निषेधात्मक टैरिफ। यह एक ऐसा टैरिफ है या प्रशुल्क है जो इतना अधिक होता है कि लगभग कोई भी उस तरह की किसी भी वस्तु का आयात करना ही नहीं चाहता है। निषेध करना है, मान लीजिए हमें किसी वस्तु को हमारे देश में एंटर करने से रोकना है, निषेध करना है। जैसे इस नशे के कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे देश में आए, लेकिन विभिन्न देशों के साथ बहुत ज़्यादा संबंध भी ना बिगड़ जाएं क्योंकि हम मना कर रहे हैं आयात करने से। तो मना करने का एक और तरीका यह है कि इतनी मात्रा में शुल्क लगा दिया जाए, प्रशुल्क लगा दिया जाए उस सामान के आयात पर कि एक तरीके से यहाँ का जो व्यापारी है वो उसे लाने से ही घबराए। तो इस तरीके से निषेधात्मक टैरिफ जो है वो किसी वस्तु के आयात को निषेध करने के लिए लगाया जाता है। और नेक्स्ट है संरक्षणात्मक टैरिफ। एक ऐसा शुल्क है जिसे विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी संरक्षण की प्रभावी दर, ये इसको थोड़ा सा आप हटा दीजिएगा अपने में इसमें से नोट्स में से, ये जिसे विदेशी प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से उन प्रतिस्पर्धियों से घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और आयात किए जाने वाले मालों की कीमतों में कृत्रिम रूप से बढ़ाने के इरादे से लगाया जाता है। प्योरली संरक्षणवाद को पोषित करता है इस प्रकार का प्रशुल्क कि अगर कोई गवर्नमेंट चाहे कि मैंने अपने इन पर्टिकुलर 10 उद्योगों को संरक्षित करना है क्योंकि ये अभी अभी शिशु अवस्था में हैं, यानी कि अभी अभी बाजार में प्रतिस्पर्धा में आए हैं, यदि इन्हें विदेशी माल से प्रतियोगिता करनी पड़ गई जो कि पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से मेरे उद्योग जो हैं वो उस प्रतियोगिता में हार जाएंगे, मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे वो उद्योग, यानी कि बंद करने पड़ जाएंगे। इसलिए प्योरली संरक्षणवादी प्रशुल्क ये है जो कि अपने खुद के उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए कोई भी सरकार बहुत भारी मात्रा में लगा देती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय टैरिफ, यानी कि ये भी संरक्षणात्मक टैरिफ के समान ही है। मान लीजिए कोई माल या कोई वस्तु आने से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है या प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है और हमें उसको नियंत्रित करना है,
हमारे ऊपर आजकल अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत ज़्यादा है कि विकासशील देश ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। तो इस तरह के सामानों और आयातों पर हम प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से पर्यावरणीय टैरिफ भी सरकार लगा देती है। नेक्स्ट है जवाबी टैरिफ यानी रिटेलिएशन टैरिफ। जब कोई देश हमारे आयातों पर प्रतिबंध लगाए यानी कि प्रतिबंध लगाने की इच्छा से या निषेध करने की इच्छा से अपने यहाँ टैरिफ की मात्रा बढ़ा दे, प्रशुल्क की मात्रा बढ़ा दे ताकि हम व्यापार ना कर पाए उनके साथ, तो फिर प्रतिक्रिया स्वरूप वह देश भी दूसरे देश के आयातों पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी जैसे को तैसा, यदि हमने अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स पे प्रशुल्क बढ़ाए तो अमेरिका ने भी हमारे प्रोडक्ट्स पे प्रशुल्क बढ़ा दिए। यदि हमने पाकिस्तान के आयातों पर कुछ प्रशुल्क बढ़ाए तो प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने भी हमारे निर्यातों पर, यानी ये वो उनके आयात हो गए, उस पर प्रशुल्क बढ़ा दिए। तो ये होता है रिटेलिएशन टैरिफ, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जन्म ले लेते हैं। कई बार आवश्यकता नहीं होती, फिर भी किसी किसी देश के साथ हमारे राजनीतिक ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं तो भी हम आगे बढ़कर उनके प्रोडक्ट्स पे कोई टैक्स लगा देते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप वह देश भी हमारे किसी प्रोडक्ट पे टैक्स, जो कि उसकी कंट्री में जाकर हम बेचते हैं, उस पर प्रशुल्क की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे दोनों का उद्योग जो व्यापार जो है वो हतोत्साहित होता है और व्यापार का वॉल्यूम घटता है। नेक्स्ट जो स्लाइड खुली है उसमें दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है 20वीं सदी में टैरिफ्स का निर्धारण जो है वो सरकार या स्थानीय अधिकारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर या उद्योगों की संरचना का अध्ययन करके निश्चित किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में कर या टैरिफ जो है वो व्यापार संबंधी नियमों को आमतौर पर औद्योगिक नीति यानी विभिन्न देशों की औद्योगिक नीति, निवेश नीति, कृषिगत नीति आदि जितनी भी नीतियां हैं उन सबको समझकर उसके बाद एक संस्था जो कि बनाई गई है जिसमें सभी लगभग 90% देश जो हैं वो सदस्य हैं, उसके बाद ये टैरिफ और ये सब तय किए जाते हैं। आपने WTO का नाम भी सुना होगा। WTO भी विभिन्न देशों के व्यापार को नियमित व नियंत्रित करने का एक मंच है, जिसमें कि यदि कोई मेंबर देश है, सदस्य देश है, तो वह अपनी मनमर्जी से दूसरे देश पे, यदि वो दूसरा भी उस WTO का मेंबर है, तो अपनी मनमर्जी से उस पर टैक्स बढ़ा घटा नहीं सकता है, क्योंकि उसमें फिर समस्त देशों के साथ जो उसके मेंबर्स हैं एक समान व्यवहार से व्यापार लागू किया जाता है। अब जो परीक्षा की दृष्टि से टैरिफ के संदर्भ में आपके आता है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ही आता है लगभग, वह है आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्कों के प्रभाव बताइए। ठीक है, एक होता है सामान्य संतुलन, एक होता है आंशिक संतुलन। तो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में यदि किसी प्रशुल्क का प्रभाव, किसी एक प्रशुल्क का प्रभाव देखना हो तो किस किस तत्वों पे या तथ्यों पे जाके वो प्रभाव डालेगा प्रशुल्क नीति, इसका अध्ययन करने वाला यह टॉपिक है आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्कों का प्रभाव। यानी जब एक छोटा देश एक ऐसे उत्पाद के आयात पर प्रशुल्क लगाता है जो किसी छोटे घरेलू उद्योग के उत्पाद से प्रतियोगिता करता है, तो प्रशुल्क ना तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि देश खुद छोटा है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रभावित करने में असमर्थ है, और ना ही यह शेष अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उद्योग छोटा है। यानी एक देश की खुद की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे बड़े छोटे उद्योग होते हैं, यह उद्योग भी छोटा है और यह देश भी छोटा है, तो इसलिए इस छोटे देश के छोटे उद्योग पर प्रशुल्क के क्या प्रभाव आते हैं, प्रशुल्क के प्रभाव आंशिक रूप से कहाँ कहाँ पड़ते हैं, यह जानने के लिए हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसकी कुछ मान्यताएं ली गई हैं जो कि निम्न स्लाइड में आपके सामने खुल रही हैं। नंबर 1 है एक दी हुई वस्तु के मांग और पूर्ति वक्र घरेलू देश से संबंधित रखते हैं। यानी जब हम डायग्राम बनाएंगे आगे जाके इस देश का, इस छोटे देश का, तो फिर जो भी मांग और पूर्ति वक्र है वो घरेलू देश से संबंधित रखते हैं। उसमें विदेशी वाले
देश का कोई मांग या पूर्ति वक्र अभी तक नहीं एंटर होगा। नेक्स्ट है आयात शुल्क घरेलू देश द्वारा लगाया जाता है। निश्चित रूप से घरेलू देश के मांग पूर्ति वक्र हैं और प्रशुल्क भी वह खुद ही इम्पोज कर रहा है आयातों पर। आयात शुल्क एक वस्तु पर लागू किया जाता है। जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो आंशिक संतुलन देख रहे हैं, तो एक ही वस्तु पर आयात कर इम्पोज किया जा रहा है। घरेलू देश एक छोटा देश है, दिए गए मांग और पूर्ति वक्र स्थिर रहते हैं, यानी उस दौरान उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वस्तु की विश्व पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, यानी फिक्स नहीं है, लोचदार है, कम ज़्यादा उसको यह देश मंगाने के उद्देश्य से कर सकता है। वस्तु की विदेश कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी अध्ययन के दौरान जब हम इस देश की स्टडी कर रहे हैं प्रशुल्क के प्रभावों की, उस दौरान उस वस्तु की विश्व कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उपभोक्ताओं की रुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ताओं की मौद्रिक आय आदि भी गिवन है, दी हुई है, स्थिर है। तकनीकी सुधार आदि अन्य परिवर्तन भी नहीं पाए जाते, जिनके फलस्वरूप लागत स्थितियां जो है वो समान बनी रहती है। यानी जिन कॉस्ट कंडीशंस में हम उस उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं वह उद्योग उसी कॉस्ट कंडीशन में रहेगा, क्योंकि अन्य बातें सब स्थिर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है घरेलू उत्पादित वस्तु और आयात की गई वस्तु पूर्णतया प्रतिस्थापिक है। पूर्णतया प्रतिस्थापक वस्तुएं वे होती हैं जो सिमिलर होती हैं, एक के बदले दूसरी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। नेक्स्ट, घरेलू देश उन पदार्थों पर प्रशुल्क लागू नहीं करता जो दी हुई वस्तु के उत्पादन के लिए विदेशों से आयात किए जाते हैं। यानी उस वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए कोई सहायक प्रोडक्ट्स ये हमें चाहिए होते हैं, कच्चा माल वगैरह, यदि वो विदेशों से आयात कर रहा है ये देश, तो उन पदार्थों पर प्रशुल्क नहीं लगेगा, वरना कीमत में फ़र्क आ जाएगा। परिवहन लागतें नहीं पाई जाती, यानी नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज देयर। किंडलबर्गर ने, या किंडलबर्जर बोल देते हैं, ने आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत प्रशुल्क के पड़ने वाले प्रभावों को 8 भागों में विभाजित किया है। ये 8 प्रभाव हैं। संरक्षणात्मक अथवा उत्पादन प्रभाव, ठीक है, संरक्षण देने के लिए, चूंकि यह उद्योग अभी छोटा है और छोटा ही देश है, यदि विदेशी प्रतिस्पर्धा में इसको पूर्णतः उतार दिया जाएगा तो यह खत्म हो जाएगा, तो संरक्षणवादी प्रशुल्क है, या इसको उत्पाद प्रभाव भी वो कहता है। दूसरा है उपभोग प्रभाव, प्रशुल्क लगाने के बाद इस वस्तु के उपभोग में क्या अंतर आएगा डोमेस्टिकली। नेक्स्ट है राजस्व प्रभाव, सरकार को क्या राजस्व उससे प्राप्त होगा। पुनः वितरण प्रभाव, यानी किसी एक वर्ग को लाभ हो रहा है प्रशुल्क से, किसी को हानि हो रही है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट क्या होगा, वो भी किंडलबर्जर ने बताया है। व्यापार शर्त प्रभाव, टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या होगा इस देश की। प्रतियोगिता प्रभाव, कॉम्पिटिटिवनेस इम्पैक्ट क्या आएगा इससे, बढ़ेगा घटेगा। आय प्रभाव और भुगतान शेष प्रभाव, ठीक है। ये 8 प्रभाव हैं जो आंशिक संतुलन जो टैरिफ का हम बताएंगे उसके अंतर्गत किंडलबर्जर ने बताए हैं। अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहला, जैसे कि स्लाइड में आपके लिखा हुआ है, संरक्षणात्मक अथवा उत्पादन प्रभाव, इसका हम डायग्राम भी देखेंगे और फिर उसको बहुत बारीकी से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा सा जटिल भी है आगे का विवरण। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ें और अपना ख्याल रखें।